तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक और भी धमाकेदार चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है जी समांतर श्रेणी। ठीक है। और ये जो समांतर श्रेणी होता है ना, 10वीं क्लास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक माना जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी में उसके बेसिक कुछ कंसेप्ट को जानेंगे, ताकि आप अच्छे से उस चैप्टर को समझ सके, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और इसके पहले और भी 10वीं क्लास के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, आपके इस चैनल पर उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप वहां से आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं जी। ठीक है। समांतर श्रेणी का कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, उनके कौन कौन से मुख्य पद होते हैं, सभी पदों को एक एक करके जानेंगे, और तब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ध्यान से कि जो समांतर श्रेणी होता है ना जी, समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, उसको एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी, एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस समांतर श्रेणी में मुख्य रूप से 5 पद होते हैं जी, और उन्हीं 5 पदों पर ही आपका संपूर्ण समांतर श्रेणी स्थित है। पहले तो आप जान लें कि समांतर श्रेणी क्या है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी क्या है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या है। अब आप ध्यान देंगे जी कि समांतर का मतलब ही हो गया दो वस्तुओं के बीच की दूरी का हमेशा बराबर होना। तो यहाँ कोई दो वस्तु नहीं है, यहाँ आपकी संख्याएं रहेंगी, और वो संख्या एक बराबर अंतराल पर स्थित होंगी। तो वही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। जैसे आप घर में सीढ़ी देखे होंगे, घर में जो सीढ़ियाँ चढ़ती है जी, उसकी एक निश्चित ऊंचाई होती है, यानी उस निश्चित ऊंचाई से वो सीढ़ी चढ़ते चली जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, नहीं। ठीक है। उसी तरीके से संख्याओं में एक निश्चित क्रम जुड़ता चला जाता है, इसीलिए उसको नाम रख दिया गया समांतर श्रेणी। तो इस समांतर श्रेणी के जो मुख्य पद हैं जी, वो मुख्य पद आपका है, देखिएगा ध्यान से, ए एन डी एन और एस एन। यानी यही वो 5 पद है जी, जिस पर आपका संपूर्ण समांतर श्रेणी निर्भर है। इसीलिए आप इन सभी पदों को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा पद क्या है, और ये समांतर श्रेणी में किस काम में आता है, और ये किस लिए दर्शाया गया है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो ए होता है ना, वह एपी का पहला पद होता है। एपी का पहला पद होता है, ठीक है। एपी का पहला पद होता है। उसके बाद आप ध्यान देंगे, जो ए एन है वह एपी का अंतिम पद होता है जी। एपी का अंतिम पद होता है, एपी का अंतिम पद होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डी। डी जो होता है ना जी, उसको सार्व अंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्व अंतर। इसका मतलब हो गया कि जो आपको समांतर श्रेणी दिया रहेगा, तो जो निश्चित संख्या एक क्रम में जुड़ता चला जाता है, वही संख्या आपका सार्व अंतर होता है। यानी जो दो संख्या रहेगा उनके बीच का अंतर। जैसे अगर मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसके बीच कितना का अंतर है जी, 2 का, तो वही सार्व अंतर कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है जी आपका एन। क्या है, एन। एन जो होता है ना, ये होता है आपका पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या। मतलब उस एपी में कितने पद है जी। जैसे यहां मान लीजिए यहाँ एक समांतर श्रेणी है, यहाँ कुल कितने पद है, 4, तो एन का मान क्या आ जाएगा, 4। और जो एस एन है, वो जो होता है जी आपका, ठीक है,
ये होता है आपका पदों का योगफल, पदों का योगफल। यानी हमें अगर कोई समांतर श्रेणी दिया होगा, उस समांतर श्रेणी के यदि हमको पदों का योगफल निकालना होगा तो उस योगफल को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है जी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके जानते हैं। अब आप पहले जाने समांतर श्रेणी क्या है, इसके विभिन्न पदों को जाने। अब आप जानेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक रूप यानी जो समांतर श्रेणी होता है जी, उसका एक संक्षिप्त रूप होता है जिस पर वह संख्या आधारित होता है। तो वह व्यापक रूप क्या होता है आप ध्यान देंगे। तो जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वह आपका होता है जी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी इसी फॉर्मेट पर आपका समांतर श्रेणी क्या रहता है जी, निर्भर रहता है। क्या करता है, निर्भर रहता है। जैसे ये आपका क्या है, एपी का पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये अंतिम पद है। यानी अंतिम पद को हम ए एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं जी, ए एन से। मतलब ए एन का सूत्र क्या हो गया, आप बताइए, ए एन का सूत्र क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, एनवा पद, चौथा पद जी, एनवा पद, एनवा पद क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे यहां मान के चलिए, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पहला पद पूछा है A1 तो A हो गया, A2 पूछा तो A प्लस डी हो गया, A3 पूछा तो A प्लस 2d हो गया, A4 पूछा तो A प्लस 3d हो गया, एनवा पद पूछा तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। इससे आप कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। क्या सीखने का प्रयास करेंगे कि जितना हम नंबर का पद ले रहे हैं ना, उससे एक कम आपका किस में चला जा रहा है, डी में चला जा रहा है। यानी हम तीसरा पद पूछे है ना, तो A प्लस 2d है, मतलब इससे एक कम है। तो इससे एक चीज आपको मिलता है कि अगर आपको कोई समांतर श्रेणी दिया हो, अगर उससे आपके पूछ देता है कि 50वां पद ज्ञात कीजिए कि 50वां पद क्या होगा। ठीक है, एपी का 50वां पद क्या होगा, तो एपी का जो 50वां पद है ना जी, वो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 49d। मतलब यहां जितना रहेगा उससे एक कम रहेगा जी। अगर आपसे 100वां पद पूछा जा रहा है तो ए प्लस 99d। अगर आपसे 10वां पद पूछा जा रहा है तो ए प्लस 9d। मतलब जितना पूछा जाएगा उससे एक कम आपका डी का मान रहेगा। एक कम क्या रहेगा, डी का मान रहेगा। तो ये चीज हो गया। अब आप क्या करेंगे, इनसे एक आपका फॉर्मूला बन सकता है। ये जो आपका एनवा पद है, अगर मान के चलिए कोई समांतर श्रेणी न दिया हो, ठीक है, अगर समांतर श्रेणी के अलावा आपको मान लीजिए ए एन, ए और एन का वैल्यू दिया हो और डी आपको निकालना हो, या डी दिया हो एन निकालना हो, ए एन डी दिया हो ए निकालना हो, तो क्या करेंगे, अगर समांतर श्रेणी नहीं दिया होगा तब, यानी इस फार्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे जी जब समांतर श्रेणी नहीं दिया गया हो, नहीं दिया गया हो। तो क्या करेंगे, अगर आपको ए निकालना होगा, ठीक है, तो आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे ए एन माइनस 1 इंटू डी। एक इस सूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको एन निकालना होगा तो ए एन माइनस ए बट्टा डी प्लस 1 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको डी निकालना होगा तो ए एन माइनस ए बट्टा एन माइनस 1 का इस्तेमाल करेंगे। और एक ऑलरेडी जब आपको ए एन निकालना होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी इनके आधार पर आप निकाल सकते हैं।
और जब आपको समांतर श्रेणी दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप ध्यान दें। यदि आपको समांतर श्रेणी दिया गया है, यदि समांतर श्रेणी दिया गया है तो आप मान कैसे निकालेंगे। देखिए जैसा हम एक एग्जांपल पर सवाल लेते हैं, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये मान लीजिए एक एपी है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर जगह दो दो संख्या जुड़ते चला गया, मतलब एक समान संख्या जुड़ते हुए गया है। जब एक समान संख्या जुड़ते हुए जाता है मतलब वो क्या एपी में है। तो इसके आधार पर मान लीजिए यहाँ तो हमको नहीं दिया था समांतर श्रेणी, तो ए एन डी और एन फॉर्मूला से निकाले, लेकिन यहाँ तो समांतर श्रेणी दिया है तो आप कैसे निकालेंगे ये सोचिए। तो सबसे पहले ये आपका एक समांतर श्रेणी है, इसका पहला पद क्या है जी 2 है, मतलब ए का मान क्या हो गया 2 हो गया। ए का मान क्या हो गया 2। इस श्रेणी का अंतिम पद देखिए कितना है 14, मतलब एन का मान आपका हो गया 14। अब बचा एन जी, तो एन के लिए आप क्या करेंगे, गिनिए कितना इसमें संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एन का वैल्यू 7 हो गया। अब आपसे एक रह गया जी डी, तो डी के लिए आप क्या करेंगे ना, हमेशा कहीं से इसमें 2 क्रमागत संख्या लेंगे और बाद वाला में से पहले वाला घटा देंगे। जैसे मान लीजिए हम 6 और 8 को ही ले लेते हैं, तो बाद में कौन है 8, पहले कौन है 6, यानी 8 में से 6 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। यानी आपको जब समांतर श्रेणी दिया रहेगा ना तो किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आप आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। और जब समांतर श्रेणी नहीं दिया रहेगा तब आपको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको जब भी पूछा जाए, जो भी पद पूछेगा, अगर आपके पास ए और डी 2 पद अगर दिया हुआ है तो आप पूरी एपी का निर्माण कर सकते हैं जी। ठीक है, जैसे 1 और 0 मिलकर के दुनिया की सभी संख्या का निर्माण कर दिया है, वैसे ही एपी में अगर आपके पास ए और डी है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ए और डी रहेगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये एनवा पद का कंडीशन हो गया जी। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं जी एस एन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, एस एन, मतलब जो योगफल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका आता है जी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हो गया जी। जब आपको क्या निकालना हो, पदों का योगफल, क्या निकालना हो, पदों का योगफल, क्या निकालना है जी, पदों का योगफल। चलिए, अगर इसमें भी एक फॉर्मूला शॉर्ट हो जाता है, कब, जब आपके पास अंतिम पद दिया हो, यानी जब अंतिम पद हो जी, जब अंतिम पद हो तो फॉर्मूला थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है जी, क्या हो जाता है, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। चलिए, अब एक चीज ध्यान देंगे, अगर आपसे प्राकृतिक संख्या का योग पूछ दिया जाए, प्राकृतिक संख्या का योग, ठीक है, अगर आपसे क्या पूछा जाए जी, प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, वह संख्या जिसकी शुरुआत किससे होती है, 1 से होती है। तो अगर आपके पास प्राकृतिक संख्या दिया हो और उसका आपको योगफल निकालना हो, तो उसके लिए जो आपका एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा ना, वो होगा n इंटू n+1/2। इजी है जी। ठीक है, एस एन बराबर n इंटू n+1/2। जैसे आपको एक एग्जाम्पल का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर आपसे दे दिया जाए 1 से 100 तक की संख्या का, 1 से 100 तक की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे बताइए। तो आपको ये देखना है 1 से लेके 100 तक की संख्या के योगफल निकालना है। मतलब आपके पास n का वैल्यू कितना है जी, 100।
n का वैल्यू कितना है 100, यानी 100 संख्याओं का योगफल निकालना है। और 1 से 100 तक संख्या लगातार हो गई, मतलब प्राकृतिक संख्या हुआ। यानी आपको जब इसका योगफल निकालना होगा तो आप सूत्र का यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n के जगह पर आप क्या ले लेंगे 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 बट्टा 2। 2 से आप कटा दीजिए 100 को, कितना बार में कटेगा 50 बार में, यानी 50 और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, यानी 50 से 101 में गुणा करेंगे तो ये 50 50 यानी 50 आएगा, यानी 5050 होगा जी। अगर हमको ऐसे संख्या लेके जोड़ते रहना जाता तो दिन भर हम जोड़ते ही रह जाते। तो इन्हीं संख्याओं को जोड़ने के लिए हमारे फॉर्मूला बना है, ठीक है। अगर आपके पास अप्राकृतिक संख्या के बदले सम संख्या दिया हो, प्राकृतिक सम संख्या मतलब शुरू से दिया हो, ठीक है। अगर आपको प्राकृतिक सम संख्या दिया हो, प्राकृतिक सम संख्या, सम संख्या का योगफल अगर निकालना हो तो ये और इजी होता है। अगर आपके पास प्राकृतिक सम संख्या दिया हो तो इसका योगफल और इजी होता है। क्या होता है बताइए? Sn बराबर n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। Sn बराबर n स्क्वायर प्लस n। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच सम संख्या का योगफल बताएं, सम संख्या का योगफल बताएं, योगफल बताएं, तो आप क्या करेंगे देखिए। अब आपके पास टोटल संख्या 100 है और आपको पता है कि संख्या दो ही संख्याओं से बना हुआ है, एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। तो जब 100 गो संख्या है तो 50 को आपका सम संख्या होगा और 50 को क्या होगा विषम संख्या। तो जब आपसे सम संख्या का ही सिर्फ योगफल पूछा है, मतलब यहाँ सम संख्या कितने होंगे, सम संख्या की संख्या कितनी होगी जी, यानी n बराबर 50, क्या हो गए 50। अब आपसे पूछा इसका योगफल, यानी Sn बराबर तो n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n, मतलब क्या हो जाएगा आप बताइए, क्या हो जाएगा जी? n का मान 50 है, 50 का स्क्वायर प्लस 50, तो 50 का वर्ग 2500 प्लस 50, यानी कितना हो गया 2550। कितना हो गया जी 2550। लेकिन वही आपको अब सम संख्या का योगफल ना पूछ करके आपसे विषम संख्या का योगफल पूछता, तो जब भी अगर प्राकृतिक विषम संख्या हो, ठीक है जी, अगर विषम संख्या हो तो आपका जो योगफल का सूत्र होता है ना वो सिर्फ n स्क्वायर हो जाता है। जैसे क्वेश्चन वही है, अगर आपसे यहाँ पूछ दिया गया रहता 1 से 100 तक के बीच सम संख्या का योगफल के जगह पर आपसे विषम संख्या के बारे में पूछा जाता, मतलब 100 तक की संख्या है तो आपका जब सम 50 है तो विषम भी कितना होगा 50, यानी n का वैल्यू जब 50 था तो आप इसका योगफल निकालते तो क्या हो जाता जी 50 का स्क्वायर यानी 2500। अगर आपको कोई भी विषम संख्या दिया है और वो प्राकृतिक हो, ठीक है, तो आप उसका योगफल निकालने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? Sn बराबर n स्क्वायर। क्या करेंगे जी? Sn बराबर n स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या जी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने NCERT यानी 5.1 जो चैप्टर है उसके बारे में। और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। मतलब आपके पास कुछ कथन दिया है और उस कथन को आपको क्या करना है, जांच करना है कि वह एपी में है या नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, जांच करना है कि वह एपी में है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको बताया था एपी में संख्या तभी होगा जब उनके बीच संख्या एक समान अंतर पर हो। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जी कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है,
और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपया है। यानी मान के चले हो ये कुछ डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसकी मान लीजिए प्रारंभिक पॉइंट ए हो गए और एंडिंग पॉइंट बी हो गए। इसको हम लोग किलोमीटर पर बांट देते हैं। जैसे आप रोड पर जब चलते होंगे तो देखे होंगे कि एक पोल हला रहता है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, मतलब आप किसी दूरी को जाते हैं तो वहाँ वो दर्शाया गया रहता है कि कितना दूरी और बचा हुआ है। यानी दोनों के बीच डिस्टेंस को किलोमीटर पर माप करके और वो पोल हलाया जाता है। वैसे ही मान के चलिए हम मानते हैं कि ये पहला किलोमीटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा और ये अंतिम। तो जब हम अगर किसी यात्रा को शुरू किए थे तो टैक्सी वाला बोला कि आपको पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया देना होगा और बाकी आप जितना किलोमीटर जाइएगा ना उसमें 8-8 रुपया जोड़ते चले जाइएगा। मतलब पहला किलोमीटर का भाड़ा था 15 रुपया और उसके बाद जितना हम किलोमीटर चले सबका किराया 8 रुपया था। कितना रुपया था, 8 रुपया था। मतलब हमको एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हमको 1 किलोमीटर चलना होता तो हमें 15 रुपया देना पड़ता। 1 किलोमीटर चलना होता तो कितना रुपया देना पड़ता, 15 रुपया। तो अब ये बताइए अगर 2 किलोमीटर चलना होता तो कितना रुपया देना होता। तो 15 रुपया पहला किलोमीटर के लिए और 8 रुपया दूसरा किलोमीटर के लिए, मतलब कुल मिलाकर हमको 23 रुपया देना पड़ता। अगर हम 3 किलोमीटर चलते जी तो 8 रुपया उसमें और जुड़ जाएगा, मतलब जो 23 रुपया दे रहे थे अब वो 31 रुपया करके देंगे। अगर हमको 4 किलोमीटर जाना रहता तो फिर आपको अब 31 में 8 रुपया और जोड़ लेना है, मतलब कितना रुपया देना पड़ता आपको, 39 रुपया। ऐसे ही आप जितना किलोमीटर जाते उतना में 8-8 रुपया जोड़ते चले जाते। तो इनसे एक आपको श्रेणी मिला। श्रेणी क्या मिला आप ध्यान देंगे, इस श्रेणी ये मिला कि पहला किलोमीटर का 15, अगर 2 किलोमीटर गए तो 23, 3 किलोमीटर गए तो 31, 4 किलोमीटर गए तो 39, ठीक है। यानी ये आपका एक सीरीज बना। अब आपको पहचानना है कि ये एपी में है कि, आप ऑलरेडी देख रहे हैं ना कि इसमें एक संख्या निश्चित क्रम में जुड़ती चली गई है, मतलब ये एपी में होगा। क्योंकि देखिए 15 में 8 जोड़े हैं तो 23, 23 में 8 जोड़े हैं तो 31, 31 में 8 जोड़े हैं तो 39, मतलब एक निश्चित संख्या जुड़ते हुए चला गया है। तो हम कह सकते हैं कि पहला जो हमारा सवाल है जी वह एपी में है। पहला जो सवाल है वो क्या है जी, एपी में है। पहला सवाल किस में है, एपी में है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। मतलब अगर मान के चलिए अगर उस बेलन में कोई पदार्थ 4 लीटर रखा जा सकता था तो हम एक बार में उसको 1 लीटर ही निकालते। 1/4 का मतलब 4 हिस्सा का 1 हिस्सा। मान लीजिए कोई बेलनाकार वस्तु है जी जिसमें हवा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, अब इस हवा को पंप के द्वारा निकालना है। तो इस बेलन में हवा उतना ही होगा जितना बेलन का आयतन होगा। तो मान लीजिए बेलन का आयतन क्या है, भी है, ठीक है। तो प्रारंभ में आपका तो भी हो गया, यानी जो बेलन का आयतन है जी, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा आप बताएं, बेलन का आयतन क्या होगा, भी। बेलन का आयतन क्या, भी। अब देखिए पहले बार में निकाला गया हवा, पहले बार में निकाला गया हवा, निकाला गया हवा, तो कह रहा है जितना हवा है उसका 1/4 भाग, मतलब भी का 1/4 भाग, मतलब कुल हवा कितना निकला, v/4। तो आपके पास बेलन में था भी, निकल गया v/4, तो बचा कितना, ये देखिए शेष कितना बचा होगा। तो आपको v में से v/4 घटा देना, मतलब 3v बटा क्या हो गया जी, 4। यानी पहले आपके पास हवा भी था, अब बचा 3v/4। अब आप ध्यान देंगे कि जब दूसरे बार हवा निकाला जाएगा,
दूसरे बार में निकाला गया हवा। तो अब ध्यान देंगे, अब आपके पास बचा कितना है, 3v/4। तो जितना बचा है जी उसी का ना 1/4 निकलेगा। तो बचा हमारे पास 3v/4 है, अब उसका 1/4 मतलब निकलेगा कितना, 3v/16। कितना हवा निकलेगा, 3v/16। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, अब देखिए शेष कितना बचा। तो अब आपके पास था कितना, 3v/4 माइनस, और निकल कितना गया, 3v/16। घटाइए, 4 और 16 का लघुत्तम कितना होगा, 16। 4 चौके 16, तो 4 तिहाई 12, 16 एकम 16, तो 3 एकम 3, मतलब 9v/16। यानी अब कितना बचा जी, 9v/16। मतलब आपके पास एक एपी बना। क्या बना, एक एपी बना कि पहले आपके पास बेलन में भी हवा था, जब एक बार हवा निकाला गया तो आपके पास बचा 3v/4। जब दूसरी बार में हवा निकाला गया तो आपके पास बचा 9v/16। और ऐसे ही निकालते चले जाएंगे और यहाँ कुछ ना कुछ मान बचते रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसमें से हवा समाप्त हो जाएगा। तो हमें हवा समाप्त करने से मतलब नहीं, हमें ये जांच करना है कि एपी में है कि नहीं। तो आपको ध्यान देना है, आप इसके बीच के अंतर को चेक करें कि अंतर बराबर है कि नहीं है। तो जब इसके बीच का आप अंतर चेक करेंगे, मतलब मान लीजिए d1 है, तो 3v/4 में से आपको v घटाना, यानी v/1 होगा। तो क्या होगा बताइए, 4, 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, 1 चौके 4, तो 4v, मतलब बचा जी माइनस v/4। d2 तो क्या करेंगे, 9v/16 में से आप घटा दे 3v/4, तो 16 और 4 का लघुत्तम 16, 16 कम 16, तो 9v, 4 चौके 16, तो 4 तिहाई 12, मतलब माइनस 3v/16। ध्यान से देखिए, यहाँ v/4 का अंतर है और यहाँ 3v/16 का अंतर है, ठीक है, मतलब दोनों अंतर बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो ये दूसरा सवाल है ना, वह एपी में नहीं है जी, एपी में नहीं है। क्या है, एपी में नहीं है। चलिए, अब इतना हम सॉल्व करके नहीं समझेंगे। अब आप देखेंगे कि एक निश्चित क्रम अगर संख्या में जुड़ रहा होगा तो आप कह देंगे कि एपी है, और नहीं जुड़ रहा होगा तो कह देंगे एपी में नहीं है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150, और बाद में जितना मीटर खुदाई होगा 50 रुपया बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए जी एक ये कुआं खोदा गया है, तो इसमें जो पहला मीटर की खुदाई हुआ ना, उसका दाम लिया गया मजदूरों के द्वारा 150 रुपया, क्योंकि स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा रहती है। अब कर उसके बाद जितना मीटर खुदाई होगा 50 रुपया बढ़ते चला जाएगा, माना जितना मीटर खुदवाए आपको 50 रुपया जोड़ के देते चले जाना, मतलब एक निश्चित संख्या जुड़ते हुए जा रहे थे। आप इजीली कह सकते हैं कि एपी में है, क्योंकि 1 किलो अगर 1 मीटर की खुदाई है तो 150, 2 मीटर की है तो 200, 3 मीटर की है 250, 4 मीटर की है 300, मतलब निश्चित क्रम में 50-50 बढ़ते चला जा रहा है, यानी यह एपी में है। हाँ, अब एक अगला जो क्वेश्चन है, आप बिना सॉल्व किए इसको समझ सकते हैं। आप हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि जब भी अगर कोई संख्या चक्रवृद्धि ब्याज में दिया हो और आपसे पूछे कि वह एपी में है या नहीं है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि एपी में नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जानते हैं क्या होता है, जैसे अगर हम इस समय 1000 रुपया सूद लिए हैं ना, तो अगला महीना में आपको इस मंथ का ब्याज जोड़ करके वो फिर जो अगला मंथ में गया ना, तो अब आपका मूलधन 1000 नहीं हुआ, अब वो ब्याजवा जुट करके अगला महीना में नया मूलधन बना देता है, फिर उसका कुछ ब्याज हुआ, फिर उसके अगला मंथ में नया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में हर मंथ पर आपका नया मूलधन बनते रहता है। मतलब एक निश्चित संख्या में क्रम में नहीं बढ़ता है संख्या जी, क्योंकि आपको मूलधन का भी अब ब्याज देना है और ब्याज का भी ब्याज देना है, तो निश्चित संख्या हुआ का। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, जब भी अगर कोई संख्या आपको देता है
और चक्रवृद्धि ब्याज में और पूछे कि एपी में है कि नहीं है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप समझा सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर समय मूलधन का मान बदलते रहता है, तो जब मूलधन का मान बदलते रहता है तो उसके बीच का अंतर कैसे समान रहेगा। ठीक है जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब आपके पास कुछ एपी दिया है और उसके प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं। एक क्वेश्चन हम बताएंगे और बाकी क्वेश्चन आपको बना करके कमेंट में आंसर करना है, या हमारे नंबर जो आपको दिया गया है उस पर आप सेंड करेंगे, चेक कर लिया जाएगा कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। चलिए देखिए कैसे हम 4 पद लिखेंगे। एपी के प्रथम 4 पद, मतलब A1 के बारे में पूछा है, A2 के बारे में पूछा है, A3 के बारे में पूछा है और A4 के बारे में पूछा है। इन 4 पदों के बारे में पूछा है। तो A1 का मतलब तो हो गया A, और A का मान दिया है पहला, आप ध्यान दीजिएगा 10, मतलब एपी का पहला पद हो गया 10। दूसरा पद है A प्लस D, तो A का मान भी 10 और D का मान भी 10। ये अपने मन से नहीं लिख रहा है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन में A का मान 10 दिया और D का मान भी 10 दिया है, वही आपको रखना है A और D के जगह पे। तो 10 और 10 कितना हुआ जी, 20। 10 और 10 क्या हुआ, 20। चलिए अब क्या करेंगे आप, तीसरा पद पूछा है तो A प्लस 2D हो जाएगा। क्या होगा जी, A प्लस 2D। तो A का मान 10 प्लस 2 और गुणे D का मान भी 10। तो क्या करेंगे देखिए, अगर ये अब बोर्ड मास रूल लग जाएगा जी, यहाँ पहले गुणा होगा, मतलब 10 दूना 20, 20 और 10 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 30। वैसे ही आपको जब चौथा निकालना है, मतलब A प्लस 3D। तो A का मान दिया है 10, 3 और D का मान भी 10, तो 10 दिया 30, 30 और 10 40, यानी चौथा पद 40। यानी एपी के प्रथम 4 पद निकल गया, पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप बनाइएगा, अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम यहीं से आपका क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, और हम आपके साथ हैं। और बहुत जल्द ही आपको नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि आपका मिशन बिहार बोर्ड यानी क्लास 10th और 12th का क्रैश कोर्स के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी लाया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।